नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक ऐसे विषय पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि जो ये भारतीय माहौल के लिए जो भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब के माध्यम से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन करते हुए जो ये कोशिश में लगा हुआ है जो और ये करीब डेढ़ साल लगभग हो गया है। तो जो भारतीयता के माहौल के लिए जो विनती कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, तो उस दौरान ये भी परिचय करवा रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि इस भारतीय एकता की, भारतीय सद्भाव के सबसे बड़े शत्रु जो है गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और ये वाम दल है। ये भारतीय एकता के ही शत्रु नहीं बल्कि कई मायनों में शत्रु हैं। एक तो वैसे तो इसका वर्णन यदि किया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वो हर मायने में मतलब कि अपने जो भारतीय समाज का जो बोला जाता है बॉडी पॉलिटिक, उसको बांट करके तार इन सबों ने किया हुआ है। वो नेहरू से लेकर के नेहरू गांधी ने तो मिलकर वो सत्ता हथियाने के साजिश में देश ही बांट दिया और फिर उस वक्त जो है जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ 1947 में, तो 25 से 30 लाख लोगों ने जाने गंवाई हमारे भारतीय भाई बहनों ने और 3 करोड़ से लोगों के घर उजड़े और उसी हमारे भारतीय भाई बहनों के खून और लाशों पर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हथियाई और उस साजिश में ये मोहनदास करमचंद गांधी भी शामिल था। तो और उसके बाद इन जीएनपीसी वालों ने हमारे भारतीय समाज को इंडियन बॉडी पॉलिटिक को तार कर दिया। देखिए, आज़ादी अंग्रेज़ों से अमेरिका को भी मिली थी। उसको जब प्रांत बनाने की बात आई तो वो क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में खींच दिया। जो उसके 50 या 51 प्रांत बन गए वो बन गए। भाषा के आधार पर प्रांत जो है इस नेहरू नहीं बनवाया। हालांकि जो है फज अली कमीशन ने और इसके पहले और भी एक कमीशन बैठा था, वो बोला था, उसने ये संस्तुति दी थी, रिकमेंडेशन दिया था कि
प्रशासनिक सुविधा के अनुसार एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो प्रांत बनाए जाएं। लेकिन ये नेहरू जिसने देश भी बांटा था, और भी इसकी गद्दारियां हैं। तो जो पाकिस्तान बनने के बाद जो भारत बचा हुआ था उसको भी और बांटने के लिहाज से उसने जो पहला कमीशन बैठा था उस कमीशन के रिकमेंडेशन को दरकिनार करते हुए भाषा के आधार पर प्रांत उसने बनवाया। हालांकि उसमें उसको बहाना मिल गया, कोई आंध्र प्रदेश का कोई पुट्टी करके उसने आमरण अनशन किया था आंध्र प्रदेश के लिए, तो उसको बहाना मिल गया। हालांकि वो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो आइडेंटिटी की भारत में जो सबसे बड़ी बीमारी है कि भारतीयता के से अलग, भारतीय समाज से अलग हमारी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे हम भारतीय के रूप में नहीं पहचाने जाए, हम बंगाली के रूप में जाने जाएं। हम भारतीय के रूप में नहीं जाने जाएं, हम जो ठाकुर के रूप में जाने जाएं। हम भारतीय के रूप में नहीं जाने जाएं, हम जो है वो हिंदू के रूप में जाने जाएं। तो इसको बोला जाता है सेपरेट आइडेंटिटी, एक एम्बिशन या पॉलिटिक्स। तो कोई पोट्टी करके था, उसका पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा। उसने आमरण अनशन किया था, तो आंध्र को अलग करने के लिए उसने आमरण अनशन करके जान दे दिया था। उसी के बहाने उसने गद्दार नेहरू ने लिया और फिर भाषा के आधार पर उसने प्रांत बनाया। ये अनुभव हमको तब हुआ कि जब किसी अवसर बस जब हम दक्षिण भारत में गए थे, तो खास करके कावेरी जल विवाद को लेकर के जब मैंने देखा वो तमाशा, वो मैंने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में इस तरह का बेमने से झगड़ा और इतनी दुश्मनी जो कि भारत पाकिस्तान के रूप में भी देखने को नहीं मिलती थी। तो खास करके मैंने वहाँ के लोग भी और जो अगल बगल के जो प्रांत थे, केरल वगैरह, वो सरासर कर रहे थे कि ये जो भाषाई जो कट्टरता है, इसकी जड़ में नेहरू है, जिसने भाषा के आधार पर प्रांत बनाया। अंग्रेजों से आज़ाद और भी देश हुए हैं, जैसा कि अमेरिका। अभी बताया गया है कि अमेरिका में वो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दिया, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच दिया और क्षैतिज रेखाएं खींच दिया, जो उसमें बढ़ करके प्रांत हो गए, 50 से 51 प्रांत हो गए। लेकिन भाषा के आधार पर इसी ने बांटा। अब वो भाषाई कट्टरता, प्रांतिक कट्टरता, इस भारतीय एकता की और भारतीयता आधारित भावनात्मक एकता की सबसे बड़ी जो है उसको शत्रु बनी हुई है। तो इस प्रकार फिर और भी बांटने की प्रक्रिया, गांव-गांव, क्षेत्र, इवन परिवार में भी पति पत्नी, बस बांटना, ये पूरे मने भारतीय समाज को तार कर देना और देश के संसाधनों को लूटना। और अब तक तो इतने न्यायालय, इतनी जांच एजेंसियां, यानी किसी का ध्यान नहीं गया, किसी की बूते नहीं रह गई। आखिर इसने जो जितना धन लूटा है इस जीएनपीसी ने, उसका कोई हिसाब करे और कोई जांच एजेंसी लाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत माथा पटका, बहुत अपना सिर फोड़ा। उसने एसआईटी भी बना दी, उस एसआईटी को लागू भी नहीं किया। जो यूपीए की जो सरकार थी, जो कि 2004 से 2014 तक थी, तो उसके अंतिम साल में जो है सुप्रीम कोर्ट में तमाम पेशी भी हुई सरकार की, लेकिन सरकार मानी नहीं। और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने एक एसआईटी का, काले धन के लिए एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन भी कर दिया। इसके विषय में वो पिछले किसी एपिसोड में बताया गया है, लेकिन उसको भी इन सबों ने लागू नहीं किया। हालांकि यद्यप जो है उसमें काले धन को लेकर तमाम चर्चाएं विश्व स्तर पर थी। खास करके
10, 11, 12, 13 के आसपास। तो विश्व के अन्य देशों में भी इस तरह से जो उसकी जो है चर्चाएं भी थी, और कई गूगल जैसे सर्च इंजन भी लगे हुए थे ये उसके विषय में। तो भारत में भी जो काले धन के खातेदार हैं उनकी भी जानकारी तो मिल ही गई थी। और जर्मनी की एक एजेंसी थी सरकारी, और उसने भी इकट्ठा किया था। वो तो भारत सरकार से उसने कहा भी था कि यदि उसने ये कहा था कि हम दूसरे देशों की इस तरह की जानकारी वो के लिए जो कुछ पैसे लेते हैं और वो चार्ज करते हैं, लेकिन भारत के लिए हम जो है वो फ्री ऑफ कास्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय भी जो है इन सबों ने जो सोनिया मनमोहन की सरकार जो है वो मैंने ऑफिशियली इस बात को कबूला ही नहीं, सार्वजनिक रूप से भी नहीं, और वो सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बात को कबूला नहीं कि इसकी जानकारी उसको मिली है या मिल सकती है। तो अंत में मजबूरन जो है सर्वोच्च न्यायालय को SIT का गठन वो करना पड़ा, और उसको इसने लागू भी नहीं किया। और उसमें जो वित्त मंत्री यही था आपका प्रणब मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री था। मान लीजिए सरकार ये बदलती है तो किसी जात के दौरान इस प्रणब मुखर्जी के मुंह से कुछ निकल न जाए, इसलिए इन सबों ने जल्दी फटाफट इसको वो राष्ट्रपति वो बनवा दिया। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनवाने में GNPC भी और वाम दल बिल्कुल एक साथ में थे। तो प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने का जो सबसे बड़ा कारण था कि उसके मुंह से जो है काले धन के विषय में जो कि ये GNPC वालों ने लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया है, जिसकी जानकारी अनऑफिशियली सब मिल भी गई थी, और उसमें वित्त मंत्रालय के कुछ आला अधिकारियों के पास आ भी गई थी। तो वो मुंह खोल न सके प्रणब मुखर्जी, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनवा दिया। तो ये बहुत बड़ी वो साजिश थी। इसके बाद ये बीजेपी और मोदी जी आए। मोदी जी ने कहा भी, मोदी जी ने जो है वो जो 2014 का जो संसदीय चुनाव अभियान के दौरान, और खास करके भोपाल में बोला भी था कि यह GNPC या कांग्रेस ने इस देश का इतना पैसा लूटा है कि यदि भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ाया जाए तो 0 या 0 वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। सब बात है। और वो और काफ़ी लोगों को जानकारी भी है कि किस परिवार ने काफ़ी लूटा हुआ है। और उस समय मैंने 2011 के आसपास, चाहे वो 10 होगा चाहे 12 भी हो सकता है, जानकारी थी कि भारत से सबसे अधिक जो है अमाउंट वाइज, यानी राशि के अनुसार सबसे अधिक जो है काला धन जो है वो सबसे अधिक काला धन जो है सोनिया गांधी के नाम से था, लगभग 30 लाख करोड़। और जो राहुल था, जो राहुल गांधी के नाम से 12 लाख करोड़। उस समय की बात है। और शायद इस समय भी जो रिपोर्ट आ रही है वो सोनिया गांधी के नाम से 80 लाख करोड़ और इसके नाम से 35 या 40 लाख करोड़। ये अनऑफिशियल जानकारी है। लेकिन जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको सोचे कि इन डकैतों ने इस देश का संसाधन लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया। इसके बाद मोदी जी ने 2014 के संसदीय चुनाव में वादा भी किया और जनता ने भरोसा भी किया कि भाई ठीक है, भाई कह रहे हैं और ये मोदी जी और जो है और वो काला धन जो है जो इन सबों ने लूटा है वो काला धन भी लाएंगे और इन डकैतों को जनता के सामने, मुल्क के सामने बेनकाब भी करेंगे। लेकिन इसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में और बीजेपी वाले उस काले धन पर, यानी जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन पर बिल्कुल सुट्ट हो गए, उनकी घिघी बंद हो गई। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की और मोदी जी की भारत के खिलाफ
सिर्फ जेएनपीसी को बचाने में और जेएनपीसी के काले धन को बचाने में। और बात यहीं तक नहीं है, वो जो डकैत है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, उसका राहुल जो है, ये मोदी जी को चोर, चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर पूरे देश में कहलवाया। अब जरा कल्पना करिए, किसी भी संजीद नागरिक को, मुझ जैसे, जिसको कि इस देश से भी मोहब्बत है, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री भी एक संस्था है, ये भी है कि भाई मोदी जी चोर नहीं है, लेकिन एक डकैत जिसने 30 लाख करोड़, जिसने 40 लाख करोड़ प्लस, जिसने 80 लाख करोड़ प्लस 40 लाख करोड़ लूटा है वो इस देश का, ये तो सिर्फ दो का है। और यदि पूरा हिसाब लिया जाए तो आज की तारीख में जो लोग बताते हैं, कम से कम 700 से लेकर 800 लाख करोड़ का काला धन भारत से लूटा हुआ विदेशी बैंकों में है। अब वो धन इन सब साथियों ने कैसे यानी और बैंकों में इधर उधर कर दिया, या एक मॉरिशस रूट भी है, उसके जरिए फिर आकर के इसी भारत में किसी व्यापार में लग गया, या रियल इस्टेट बिजनेस में लग गया, वो बात दूसरी है। लेकिन इस पर जो है, तो जो ये डकैत है, जो डकैत है और जो डाका डाला गया है वो इस देश पर जो है इतनी लूट का, उस पर ये बीजेपी वाले और जो है मोदी जी बिल्कुल सुट्ट हैं। सवाल इस बात का है कि यदि वो पैसा बीजेपी का होता, वो पैसा मोदी जी का होता, या मान लीजिए मेरा भी होता, तब भी माफ किया जा सकता था। लेकिन वो पैसा हमारे जो है भोले भाले भारतीयों का है, भारतीय भाई बहनों का है, तो उसको भारतीय आवाम ताकत दल और मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। और वो जो मोदी जी जो इनको बचा रहे हैं, वो बचा नहीं पाएंगे। जिसमें इस जीएनपीसी का, इसी लूट के विषय में हिसाब लिया जाएगा, मोदी जी का भी ये हिसाब, बीजेपी वालों का भी हिसाब ये देश लेगा कि आपने ये जो है इतने बड़े डकैत को जो है क्यों बचाया, और उसको क्यों बचाया, और जो है और उसके काले धन की रक्षा क्यों की, उसको क्यों बचाया, और इनके पापों को क्यों ढका। इसका भी हिसाब जो है देश आज नहीं तो कल लेगा जरूर। इसको बीजेपी वाले और इसको जो है वो मोदी जी भूले नहीं। अब तो मैंने ये हालांकि इन सबों की करतूतों का यदि वर्णन किया जाए तो कई महीने लग जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा नमूने के तौर पर एक परिचय करवाने के हिसाब से ये बताया जा रहा है। और वैसे भी बहुत जल्द जो है भारतीय जनता दल जो है अपने ढांचे के साथ, तंत्र के साथ और पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ आप सभी के बीच में आएगा। तो ये है, और तो ये डकैती नहीं है, बल्कि ये कुछ अपराधों को छोड़ करके बहुत शातिर अपराधियों का एक गैंग है, गिरोह है, और जो है भारत के खिलाफ बहुत ही खतरनाक दुश्मन, बहुत खतरनाक वो जो है शत्रु, और सबसे खतरनाक जो है ऐतिहासिक गद्दार, और औपनिवेशिक ताकत भी, बहुत ही खूंखार जो है औपनिवेशिक ताकत। इतनी खतरनाक ये तंजीम है, यह गिरोह है आपका जीएनपीसी। और ज़्यादा नहीं, ये जो राहुल है, इसकी गद्दारियां तो देखिए ना। डोकलाम के मुद्दे पर देश ने देखा ही होगा कि अपने दुश्मन चीन के साथ तनातनी है, युद्ध जैसी स्थिति है। उस दुश्मन चीन के राजदूत से यह
चोरी चोरी छिपे मिलता है। तो देश जाने कि यह कितना बड़ा गद्दार है। सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, बालाकोट स्ट्राइक का मामला हो, यह अपनी ही सेना का सबूत मांगता है ये गद्दार जो है। और हर वक्त जब भी उसको मौका मिलता है पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोलता है, पाकिस्तान की भाषा बोलता है ये हमेशा। अभी चीन के साथ जो वो तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति थी, उस दौरान भी ये गद्दार ये राहुल गांधी जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की का जो प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, उसके झूठ और अफवाह के बातों को ले करके भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में ये माहौल ये बनाता रहा। अब देश देखे कि यानी इससे बढ़ करके वो गद्दार कौन होगा, बताइए ना। और यही नहीं, 2008 या 9 के आसपास जो है, इस जीएनपीसी ने गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज या जिसे आप लोग भ्रम या भूल से कांग्रेस कहते हैं, इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से वुहान में जो है समझौता किया और इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से वो रिश्वत भी लिया। उस रिश्वत के बदले जो है, एक तो जो है बॉर्डर पर कोई यानी भारत चीन सीमा पर कोई इन समूह ने सड़क नहीं बनाया ताकि चीन घुसता जाए और भारत का बाजार खोल दिया चीन के लिए। तो चीन भारत की जमीन, मैंने इन सबों ने भारत की जमीन को भारत की जमीन को उसके हवाले भी किया, कब्जा करने भी दिया और भारत का बाजार भी खोल दिया। इस गद्दार जो है वो राहुल ने। तो और भी तमाम गद्दारियों का है। और इस जो गद्दार किस्म के होते हैं, अपराधी किस्म के होते हैं, इनका झूठ और अफवाह जो है सबसे बड़ा हथियार इस रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। जरा कल्पना करिए कि जिसके बाप के नाना ने 45,000 वर्ग मील जो है भारत की जमीन अपने दुश्मन चीन को थमा दिया, जो तिब्बत भारत का हिस्सा हो सकता था उस तिब्बत को थमा दिया, उस तिब्बत को थमा दिया अपने दुश्मन चीन को। और भी गद्दारियां हैं। और जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो है परमानेंट सीट वीटो पावर वाली भारत को मिली हुई थी, उसको भी गद्दार नेहरू ने वो चीन को दे दिया। वो किस मुंह से जो है ये कह रहा है कि भारत की जमीन चीन ने ले लिया। देखिए, ये वैसे ही है, इस मानसिकता को पहचानने की आवश्यकता है कि जैसे किसी गांव में कोई डाकू है, उस गांव को लूट लिया। वो डाकू जो है वो बता रहा था कि अरे भाई, ये जो है किसी दूसरे को इसने लूटा है। वो डाकू जो बराबर उस गांव को लूटता रहा। तो जिस खानदान ने, जिस जीएनपीसी ने भारत की जमीन जो है हमेशा जो है वो लुटवाते रहे, सन 62 से बराबर जो है, वो कह रहा है कि भारत की जमीन जो है वो चीन ले लिया, चीन इसमें घुस आया, और सारे चैनल वाले उसकी बात को दिखा रहे हैं। ये किसको बर्दाश्त होगा? लेकिन ये सारा माहौल जो है ये मोदी जी के शासनकाल में हो रहा है। तो मोदी जी जो है इन देश विरोधी ताकतों के आगे, जिनको कि भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जीएनपीसी और जो है वाम दलों को भारत की पावन धरती से समाप्त कर दिया जाए, उसको ये बीजेपी वाले और मोदी जी उसको पाल रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके आगे घुटने टेक रहे हैं।
और इस जीएनपीसी के सारे पाप को, गद्दारी के सारे पाप को उसको ढक रहे हैं, धुल रहे हैं। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की और जीएनपीसी। तो इस विषय में ये कहा जा रहा है, और ये बहुत साधारण ढंग से, अब अभी देख लीजिए लाल किले पर जो घटना हुई तिरंगे के अपमान को लेकर के, और कितनी बड़ी कायरता इसने किया मोदी जी ने। मोदी जी की वहीं दिल्ली पुलिस और वहीं सेना की टुकड़ी छावनी उसे बने उसी लाल किले के अंदर, तो जो कि 1.5-2 घंटे टाइम सबने लिया, लेकिन कायरता दिखाई ये मोदी महोदय ने। अब ये भी सामने आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है जो तंत्र है खालिस्तानी, पीजेएफ और एसएफजे और उनकी यानी टूल किट में कुछ भारतीय जो है वो दिशा रवि, वो निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, और जो कुछ पकड़े गए हैं दीप संधू और जो है वो इकबाल सिंह, और जो वहाँ पर जो वो ग्रेटा थनबर्ग, मो धालीवाल, और इसके बाद इसके पहले था वो पीटर फेडरिक और गोपाल चावला अभी भी पाकिस्तान में है। तो जब ये दिशा पकड़ी गई तो फिर वही जीएनपीसी और जो है और वाम दलों के तमाम जो मीडिया का जो इकोसिस्टम है, फिर उसके पक्ष में जो है वो खड़ा हो गया। तमाम तरह का तर्क, झूठा तर्क। तो इन समूह का जो है एक जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि सत्य को ढकने के लिए पुटिंग द ऑस्ट्रिच बिफोर द ट्रूथ, एक मुहावरा है अंग्रेजी का, उसी के सत्य के आगे एक वो लंबा सा शुतुरमुर्ग रखने का वो है। और इनके तर्कों की कुछ शैली भी भारतीय जनता दल ने बताया था, फिर से सुन लीजिए। ये देश विरोध का, भारत विरोधी गतिविधियों का ये तांडव कर रहे हैं, और कहते क्या है कि अब व्यक्ति की आजादी छीन ली गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, और आपातकाल लग गया, संविधान की हत्या हो गई। ये इनके जुमले हैं। और भी कहते हैं, ये बड़ी खतरनाक बात कहते हैं कि चूंकि हम मोदी जी का विरोध करते हैं इसलिए हमको लोग देशद्रोही कहते हैं। यही चीज जो है बहुत ही साजिश भरा है। और इसी लाइन पर जो है वो बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो भी तर्क करता है कि यह कितनी ताकतें हैं, चाहे ये जीएनपीसी हो, चाहे वाम दल वाले हों, चाहे उनका जो पत्रकार, जो उनके समर्थक जो पत्रकारों का जो गिरोह है, जो मीडिया का गिरोह है, वो जो है ये भारत विरोधी नहीं है, ये मोदी विरोध है और मोदी की छवि को खराब कर रहा है। यहीं पर जो है बीजेपी वालों का, मोदी जी का बिल्कुल ये सबसे घिनौने स्तर का ये राष्ट्रद्रोह है। क्यों कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको बचाने के लिए वो इनको उस तर्क से ढकती हैं कि ये ताकतें भारत विरोधी नहीं हैं, ये मोदी विरोधी हैं। तो मोदी विरोधी कहते ही जो है ये एक स्वाभाविक सवाल आता है कि भाई मोदी का विरोध तो हो ही सकता है, वो राजनीतिक विरोध, वैचारिक विरोध, लेकिन यदि इनकी पहचान ये बेनकाब मैंने की जाते हैं उनके द्वारा, उसे तो भारतीय जनता दल करता ही है कि यह देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, और जो है देशद्रोही हैं और गद्दार हैं। वास्तविकता ये है।
तो ये भारत विरोधी जो ताकतें हैं और जो देशद्रोही जो ताकतें हैं, खास करके आपके जीएनपीसी वाले, वामदल वाले, और उनका जो है जो पत्रकारों का गिरोह है, जो मीडिया का गिरोह है, जो लुटियन गिरोह है, जो कन्हैया कुमार गिरोह है, इवन जो है जो ये असदुद्दीन गिरोह है, पीएफआई, सिमी और वो एसडीपीआई है। तो इसको ये बीजेपी वाले कहते हैं कि यह देशद्रोही नहीं है, यह देश के गद्दार नहीं है, यह मोदी विरोधी है। और यही बात वो भी कहते हैं कि हम देश के गद्दार नहीं हैं, चूंकि हम मोदी विरोधी हैं इसलिए हमको लोग देश के गद्दार कहते हैं। दोनों के तर्क जो है एक ही तरह के हैं। यह जो है बहुत ही खतरनाक है इस मामले में कि दोनों के दोनों यानी देश विरोधी ताकतें भी और जो बीजेपी इनको बचा रहे वो भी ये तर्क दे करके इन देश विरोधी ताकतों की वो बचा रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। तो इसी मामले में ये बीजेपी वाले और जो है वो मोदी जी देश के खिलाफ बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह करा रहे हैं। इसी चीज को पहचानने की आवश्यकता है। और फिर इनका जो मीडिया सिस्टम है, मीडिया, अब बताइए जो राहुल गांधी इस देश का इतना खतरनाक जो है भारत विरोधी है और इस देश का गद्दार है, उसको ये चैनल वाले पकड़ रहे हैं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला। अब जो इस देश के लिए खतरा है उसके झूठ पकड़ने का मतलब क्या है? इसलिए कि उसको जो है यानी देशद्रोही मत समझिए, देश का गद्दार मत समझिए, उसको झूठ बोलने वाला समझिए। अब अच्छा, और इसके पहले तो ये बीजेपी का जो जितने भी यूट्यूब पर बोलने वाले और जो है और इस तरह से कि भाई ये राहुल गांधी जो है गद्दार तो है ही नहीं, ये अधिक से अधिक नासमझ है, पप्पू है, इसको अकल नहीं है, बस यही। इसको समझने की जरूरत है कि ये कितना खतरनाक ये खेल बीजेपी वाले और ये वाले कर रहे हैं। और वो जी न्यूज वाला जब भी नेहरू की बात आती है क्या कहता है? हमसे गलती हो गई, हमने जो है हमसे गलती हो गई कि हमने जो है वो भारत के जीवन उसको दिया। गलती नेहरू की है और जी न्यूज वाला बोलता है कि हमसे गलती हो गई। यानी इस तरह का एक साइकोलॉजिकल फियर कि इस गद्दार नेहरू को गद्दार भारतीय जनता दल के अलावा कोई गद्दार कहने को तैयार नहीं है। सत्य बोला जा रहा है। इवन पुष्पेन कुलशेष के गिरोह में एक हैं वो जीडी बख्शी हैं। जीडी बख्शी को एक बार देखा गया, वो बोल रहे हैं कि भाई कि किस नेहरू ने ही जो है रूस के शासकों से मिलकर के हमारे सुभाष चंद्र बोस को रूस के या साइबेरिया के घने घने जंगलों में जो जेल है उसमें निर्मम यातनाएं दे करके या बहुत ब्रूटली टॉर्चर करके उनको मरवाया इस नेहरू ने। इतना तो कहते हैं, लेकिन नेहरू को गद्दार नहीं कहते हैं जीडी बख्शी जैसे लोग। तो ये तो हाल है। कपिल कुमार एक जो है वो इतिहासकार हैं, इग्नाऊ के, सब कुछ बोल जाएंगे लेकिन नेहरू को गद्दार नहीं बोलेंगे। लेकिन इस देश की जनता जाने, और इन गद्दारों ने दूसरे को गद्दार कह दिया। अब जो है ये हमारे जिस भगत सिंह को पूरा देश पूछता है देशभक्ति के रूप में, उस भगत सिंह को इन गद्दारों ने, इन जेएनपीसी वालों ने अपने इतिहासकारों से के जरिए उनको आतंकवादी लिखवाया। जिस भगत सिंह की फोटो लेकर के ये सब मैंने टांगते हैं, जो आए थे ना वहाँ से पंजाब से किसान वगैरह,
और सुनने में आया कि इस कांग्रेस को जो है वहाँ के जो स्थानीय निकायों के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में वो इस जेएनपीसी को जितवाया है। जरा समझे हैं पंजाब के लोग और पंजाब के भारतीय भाई बहन इस बात को समझे कि वह उसको जितवाए हैं जिसने हमारे 6000 सिख भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया। पंजाब के भारतीय भाई बहन उसको जितवाए हैं जो कि हमारे वो राष्ट्रभक्ति के सिरमौर और शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया। ऐसे लोगों को जिन लोगों ने पंजाब में जेएनपीसी को जितवाया है उनको शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि यह जेएनपीसी के इतिहासकार जेएनपीसी ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह मामला जो है जब मनमोहन सिंह वो प्राइम मिनिस्टर था, यह मामला जो है उसके यहाँ तक भी पहुंचा था। और कोई एक पत्रकार ने पूछा था कि क्यों सर बताइए, क्या ये सही है कि सरकारी अभिलेख में ये भगत सिंह जो कि मैंने देशभक्ति के रूप में, राष्ट्रभक्ति के रूप में और जो है वो त्याग बलिदान देने के रूप में हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं, उनको आतंकवादी के रूप में लिखा गया है। वो मनमोहन प्रधानमंत्री के रूप में उसने सीधा जवाब नहीं दिया। वो क्या कह रहा है कि अरे भाई ये भगत सिंह लोग तो इतने महान है, इतने महान है कि वो किसी सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली वो कबूला कि सरकारी अभिलेख में इस जेएनपीसी वालों ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया है। तो पंजाब के लोग जो आज वो जेएनपीसी को लगाए हुए हैं और अमरिंदर सिंह को बिठाए हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि यही जेएनपीसी ने हमारे भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया है और वही हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाइयों ने 6000 लोगों को मरवाया है। बाकी चीजें गौड़। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है भारत विरोधी ताकतों से मिलकर के जो है वो एसएफजे से सिख फॉर जस्टिस और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन इत्यादि जो भारत विरोधी ताकतों से मिलकर के ये जो भारत को अस्थिर जो है वो करना चाहती है ये कांग्रेस, उसको समर्थन देना जो है निश्चित रूप से एक भारत विरोधी कृत्य है। इससे हर एक जो है वो भारतीय भाई बहन को बचना चाहिए और पंजाब के भी जो भारतीय भाई बहनों को यही वो सोचना पड़ेगा कि पंजाब के भी भारतीय भाई बहन और पूरे देश के भारतीय भाई बहन कम से कम जो है इसको माकूल जवाब इसको मिलना ही मिलना है, इस जेएनपीसी को और वाम दलों को, जेएनपीसी को खास करके। सवाल ये उठता है कि ठीक है भारतीय जनता दल ये पर्चा करा रहा, लेकिन जैसे कोई गांव गिराज है, उसमें कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई जो इस तरह से वो अपराधी है जो भी है, तो उस अपराधी का, चोर या डाकू का हौसला जो है वो पस्त कम होगा। जब वो पकड़ा जाए, जेल में भेजा जाए, गांव के लोग जो है कम से कम उसको उस निगाह से देखें और उसको कम से कम चोर कहें। अब ये जो देश के अपराधी हैं, जनता जो है किन्हीं कारणों से या स्वार्थ में इनको जन प्रतिनिधि बना देती है। इनको सदन में या माने संसद में या राज्य विधान मंडलों में भेज देती है, सरकार बनवा देती है। तो फिर इनके हौसले जो है वो इनके हौसले जो है कैसे कैसे होंगे। और फिर इन्हीं के प्रवक्ताओं को ये मीडिया वाले बुलाते हैं अपने पापों को जस्टिफाई करने के लिए, अपने पापों को उचित ठहराने के लिए। और इसमें आग लगाने वाले बीजेपी और ये मोदी जी,
उनको उनको और उनका उनका और हौसला बढ़ाते हैं कि भाई जो है जब तक मोदी है तब तक जो है वो, जब तक मोदी है तब तक मजे लेने का मौका लीजिए। और ऐसे नहीं, ये मोदी जी का अपराध तो आप देखिए, यह जेएनपीसी को खुश करने के लिए जेएनपीसी की खुशामदी में क्या क्या यानी किस सीमा तक नहीं गिरते हैं। जिस कोरोना की अवधि में साधारण नागरिक को, साधारण यात्री को भारत के बाहर जाना कितना कठिन था, और सारी जो है वो विदेशी यात्राएं जो है वो दुबई के थ्रू हुआ करती थी, बड़ी महंगी और बहुत घूम करके, और अक्सर जो है और दुबई में तमाम जो दुबई जो प्रशासन है, वहाँ की सरकार के तमाम उसके नखरे थे, और तमाम जो है उनके टिकट जो है वो कैंसिल हुआ करते थे और लौट जाया करते थे। लेकिन जब इसको जाना हुआ, इस गद्दार राहुल गांधी को, तो मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्यालय उस गद्दार राहुल के लिए स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट का इंतजाम किया इटली जाने के लिए, भारत से दुबई, दुबई से कतर, कतर से इटली। तो राहुल जैसे देश के गद्दारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो स्पेशल वो फ्लाइट की व्यवस्था करेंगे, और उसी की खुशामदी में पांडिचेरी पहुंचने के पहले ही जो है उसको खुश करने के लिए वहां की जो गवर्नर किरण बेदी को हटा देते हैं। तो फिर इन खतरनाक देश विरोधी ताकतों का हौसला कैसे पस्त होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने, जो है इस देश के सामने। देश ने क्या सोच करके इस बीजेपी को के हाथों में सत्ता दिया था कि ये जो है ये देश विरोधी ताकतों से, इसे लुटेरी जो है वो इसे जेएनपीसी से वो निजात दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। और आज जो है बीजेपी वाले और ये मोदी जी जो है इन्हीं ताकतों के आगे घुटने टेक रहे हैं, और कह रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, इनकी रक्षा करें, इनके पापों को भी धुल रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लेने का मौका लीजिए। और जब भी कोई आफत आती है, और ये वास्तव में बस फर्क यही है कि वो सत्ता पक्ष में नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष से अधिक जो है सुविधाएं और प्रिविलेज ये मोदी जी उनको वो एंजॉय वो करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के साधारण नागरिक की हैसियत से देखें ना कि एक जैसा कि बताया गया था कि कोरोना के अवधि में हमारा जो एक गरीब मजदूर है वह भी इस देश का नागरिक है। उसके साथ इस केजरीवाल ने क्या व्यवहार किया कि उसे झूठ बोल करके जो है वो आनंद विहार या गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी डीटीसी बसों के द्वारा लगे वो इकट्ठा कर दिया, और इस साजिश में वो उसका जो राघव चड्ढा था एमएलए, वो झूठा सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के जरिए तमाम झूठी खबरें फैलाए कि जो यूपी बिहार के जो मजदूर हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बसें लगी हुई हैं। ये झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि जो केंद्र सरकार से उसको पैसे मिले थे मैंने इन मजदूरों के भोजन के लिए, ताकि वो अपने जीवन को बचा सकें इस कोरोना के अवधि में, उस पैसे को हड़पने के लिए। और वो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन पैदल हजारों किलोमीटर जो है पैदल चलने को मजबूर हुए। वो हमारे मजदूर भाई बहन वो भी भारतीय नागरिक हैं, और उस जो ये गद्दार है, लुटेरा है, ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी, उनसे लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन देखिए मोदी जी का इंतजाम, वो उस डकैत को
और देश विरोधी को, देश के गद्दार को इतनी जो है Z+ सुरक्षा, इतना और इस तरह से जो है वो सिक्योरिटी, और जो है उसके लिए जो है पूरा महल, और उसी और जो इस देश का जो है नागरिक है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, वो जो है पैदल चलने को मजबूर। और खास करके जो हमारे बच्चियां थी, हमारे बहुएं थी, जो गर्भवती थी, कुछ मर भी गई, वो भी इस देश की नागरिक है। जरा भी चिंता, जरा भी संवेदना इस निर्दयी जो है प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हुआ। सिर्फ जो है सिर्फ जो है वो राहुल को और सोनिया को खुश करने के लिए, ये इसकी नीयत है। और किसी भी संजीत भारतीय को, मुझ जैसे या किसी को भी जो कि जिसको कि इस देश के आवाम के प्रति थोड़ी भी संवेदना है, थोड़ा भी जो है वो जज्बा है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसके बाद इन समूह का जो तांडव है, अब आज देखिए ये क्या बहस कर रहे थे इस पर जी न्यूज़ पर, कि लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन जो कि देश की एकता पर बात कर रहे हैं, तो वो कोई महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, कोई नाना पटोले कह रहा है कि ये इनका बॉलीवुड की फिल्म बंद कर देंगे, वो कर देंगे। वो जी न्यूज़ वाला कह रहा था कि लगता है कि आपातकाल, ये कैसी मानसिकता, कैसा ज्ञान है जी न्यूज़ वालों का कि आपातकाल लगाने का अधिकार जो है सिर्फ केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकारों की हैसियत है ही नहीं। लेकिन हाँ, इस मोदी के ज़माने में जो संवैधानिक अनुशासनहीनता, जो संवैधानिक जो है वो अराजकता देखने को मिल रही है, कि यहीं पर इसी मोदी जी के नाक के नीचे केजरीवाल वो एक दिन स्पेशल सेशन बुला करके वो विधानसभा में वो कानून जो कि संसद द्वारा पास किया हुआ है, उसकी प्रति को फाड़ता है विधानसभा में। अब मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उसको देखते रहे, जबकि संविधान ने पर्याप्त शक्तियां दी हुई हैं, व्यवस्थाएं दी हैं कि ऐसे उदंड और अनुशासनहीन मुख्यमंत्री को 1 मिनट में बाहर करने के लिए धारा 356 संविधान का प्रावधान है। और इस तरह से पूरे देश में जो है इस तरह से संवैधानिक अनुशासनहीनता जो है ये फैलाए हुए हैं हमारे मोदी जी। जो 26 जनवरी की जो अपमानजनक घटना हुई है लाल किले वाली, वो सिर्फ जो है ये मोदी महोदय के कायरता, वरना इतना शक्तिशाली देश, इतने शक्तिशाली उसकी सेना और पुलिस रहते हुए जो है यानी ये होता कभी नहीं होता। और उसके बाद ये सब जो है जो इसका मीडिया झूठ बोलने लगा कि वो जो है जो जिसने झंडा फहराया, पहले तो बोले कि वो तो धार्मिक था। मतलब ये सब जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं ये झूठ बहुत बोलती हैं, झूठ और अफवाह। पहले क्या झूठ बोले कि वो धार्मिक था वो सिख धर्म का झंडा फहराया था। सिख धर्म का नहीं था, वो खालिस्तानी था झंडा, झूठ बोले थे। अब इसके बाद फिर झूठ वो फैलाया कि वो कौन है MP सनी देओल, उसका साथी, और फोटो जो है वो मोदी जी के साथ खिंचवाया। और जब आज बंद हो रहा है, जब पुलिस उसको पकड़ रही है, तो अमरिंदर जो मुख्यमंत्री पंजाब का, उसको बचाने के लिए जो है 70 वकीलों की फौज बना रहा। तो कहने का मतलब भाई कुछ भी वर्णन किया जाए, लब्बे लुबाब ये है कि ये बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं GNPC, गांधी नेहरू परिवार चाणक्य, उसके प्रत्येक
चाहे वो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, चाहे सोनिया हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका, ये देश की बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं। उनको यानी देश की सुरक्षा के लिए, देश के आंतरिक जो है सुरक्षा और सुकून के लिए, सद्भाव के लिए इनका समूल नाश जो है अब बिल्कुल अनिवार्य है। यह देश के लोग जाने, लेकिन यह मोदी जी इन खतरनाक ताकतों को पाल रहे हैं, बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। यही जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और वो भी राष्ट्रवाद के नकली मुखौटे के नीचे। यही चीज जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसे दुखद पहलू पर जरूर गौर करें, और इसको समझ करके बैलेट बॉक्स पर, मतपेटी पर सर्वप्रथम यानी इस पार्टी को निपटाने का और जवाब देने का मन बनाए। बाकी समस्याओं का निदान अपने आप वो निकल आएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।